इन चीजों को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम सेल में से इन चीजों को अलग कैसे करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन्स हैं। तो इन चीजों को अलग करने का प्रोसेस, इसे आप क्या कहते हो? टू आइसोलेट द कंपोनेंट ऑफ सेल। आइसोलेट करने का मतलब है अलग करना, कंपोनेंट माने सेल के पार्ट्स। सेल के पार्ट्स को अलग करने के मेथड को जनरली आप नाम देते हो फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन पढ़ा है ना मैथ में हमने, उसका मतलब भी है टुकड़े टुकड़े करना। सो फ्रैक्शनेशन का मतलब है सेल को टुकड़े टुकड़े करना, सेल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना। सो आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन। सेल्यूलर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग अलग करना केमिकल कंपोजिशन की स्टडी के लिए, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फ्रैक्शनेशन कहते हो। अब इस फ्रैक्शनेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब है, अब लेट सपोज मैं चाहता हूं कि एनिमल के सेल को स्टडी करूं, तो सबसे पहले तो हमें एनिमल का सेल चाहिए ना, तो एनिमल का सेल बॉडी से लेंगे, दिस इज एक्सट्रैक्शन। उसको लेकर फिर क्या किया जाता है, फौरन इमीडिएटली उसको आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में हम सेव कर देते हैं। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में सेव करने का मकसद ये होता है कि वो डिकम्पोज भी नहीं होगा और असल हालत में बरकरार रहेगा। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्सट्रैक्शन। ब्रेक or open the large number of cell into an ice cold environment. Second thing is homogenization. homogenization का मतलब है इन सब को पीस देना, रगड़ कर एक कर देना। तो ये काम कब किया जाता है या कैसे किया जाता है? उन सेल्स को मॉर्टर पिस्टल में या फिर जो हमारे ब्लेंडर्स होते हैं उनमें डालकर लिक्विड के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। तो वो सारे जो हैं, वो जो सेल हैं, वो ग्राइंड होके उनका एक मिक्सचर बन जाता है। सेल्स आर प्लेस्ड इनटू द होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर आप सिंपली इस ब्लेंडर को कह सकते हो टू बी ब्रोकन, ताकि वो टूट जाएं, एंड अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, और उनसे फिर क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। देन तीसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें फिर इन सेल्यूलर कंपोनेंट्स को जो कि मिक्सचर के फॉर्म में है उनमें डाल के सेंट्रीफ्यूज मशीन में उनको घुमाया जाता है। जैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन में उनको घुमाते हैं तो जो भारी चीजें होती हैं सेल की, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे बड़ा होगा, वो चली जाती हैं बिल्कुल बॉटम में। उससे हल्की जो चीजें हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उससे हल्की जो चीजें हैं वो और ऊपर आ जाती हैं, उससे हल्की जो चीजें हैं वो और ऊपर आ जाती हैं। इस तरह से ये कंपोनेंट्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी, साइज और डेंसिटी के हिसाब से ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये भी आपका सवाल है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं वो किस बुनियाद पर होते हैं? तो उनका अलग होने का जो बुनियाद है वो एक उनका मास, डेंसिटी और साइज है। सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यहां पर आप डेंसिटी भी लिख देंगे। लार्ज सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लियस एट लो स्पीड सेटल डाउन फर्स्ट। जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो सबसे पहले नीचे चले जाएंगे। यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है अभी आपने स्लो चलाई है, स्लो चलाने में भी वो कंपोनेंट्स उनसे अलग होकर, डिटेच होकर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो नीचे चले जाएंगे। स्मॉलर रिमेन इन द सुपरनन, जो छोटे हैं वो ऊपर रहेंगे। आर पोर्ड इनटू द न्यू ट्यूब, फिर हम क्या करेंगे? उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें नीचे बड़ी चीजें बैठ गई हैं, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ताकि जो हल्की चीजें हैं वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में अब आ जाए। फिर उनको घुमाया जाएगा हाई स्पीड पर, तो उनमें जो फिर बारीक चीजें होंगी फिर वो नीचे आ जाएंगी, उनसे हल्की चीजें जो है वो ऊपर आ जाएंगी। इस तरह से कितने मेथड हैं? सबसे पहले सेल का लेना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सट्रैक्शन। उसको ब्लेंड किया गया, होमोजिनाइजेशन। फिर उस होमोजिनेट को सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में भी भरा हुआ है मटेरियल और इसमें भी भरा हुआ है। जैसे ये स्पीड के साथ घूमेगा तो सबसे पहले बॉटम में जो भारी चीजें हैं वो आ जाएंगी,
उससे हल्की फिर ऊपर, उससे हल्की फिर ऊपर और इससे हल्की फिर ऊपर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि इस तरह से हम सेल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं बुनियादी टाइप तौर पर उनके दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो आपको इस फिगर में नजर आ रहा है और यूकैरियोटिक सेल आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। अब इन दोनों सेल्स को अगर हम गौर से देखें तो कौन सी चीजें हैं जो यूकैरियोटिक सेल में हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, और कौन सी चीजें जो प्रोकैरियोटिक सेल में हैं और यूकैरियोटिक सेल में नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ हमें नजर आ रहा है डीएनए। तो डीएनए इधर भी होता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसका जो डीएनए है वो ओपन पड़ा है और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में बंद होता है। This is the main difference between prokaryotic and the eukaryotic cell. In case of eukaryotic cell, proper boundary around the DNA is present. उस बाउंड्री के समेत इस पूरी स्पेस को आप क्या नाम देते हो, न्यूक्लियस नाम देते हो। So prokaryotic cells do not possess defined nucleus while these cells possess defined nucleus. इनके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा और इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेक्ड और ओपन पड़ा हुआ होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इधर भी है, साइटोप्लाज्म इधर भी है। दूसरी चीज, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इधर क्लोरोप्लास्ट है और इधर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। ये बुनियादी दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दूसरा डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है। So what are the differences? In case of prokaryotic cell, no defined nucleus is present. Here, well-defined nucleus is present. No membrane-bound organelles are present. Here, membrane-bound organelles are present. Nucleic material is coiled, called as what? Nucleoid. इसके न्यूक्लियर मटेरियल को, जो कि एक ही जगह पर यूं कॉइल्ड है और एक ही है, उसे आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो। लेकिन इसका न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के फॉर्म में होता है, जिसे आप क्या कहते हो, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हो। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, लिहाजा उनका डीएनए जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। तो आप कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल में नो ट्रू क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ट्रू क्रोमोसोम मौजूद नहीं है। वाइल डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मौजूद होता है। तो वो एक इस तरह का बाइंडिंग बना के इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना लेता है, एंड दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रोमोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती तो डीएनए ऐसे ही कॉइल्ड अपने आप पड़ा हुआ होता है, जिसे आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड कहते हो, और इधर इनको क्या नाम देंगे आप, क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बंद होंगे और इनका न्यूक्लियोइड जो है वो किसी भी चीज में बंद नहीं होता। एग्जाम्पल है इनका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है किंगडम प्रोकैरियोटिक को छोड़कर बाकी जो चार किंगडम है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, चारों किंगडम के ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, या उनकी बॉडी जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स से बनी हुई होती है। तो कल हम जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेल में कौन कौन से बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। अप टू येट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें प्लीज।